Hello, future officers. I hope all of you are doing very well. You all are very welcome to Code. Today we are going to take up the solution to CSAT Revision Test 1. Recently we have started a revision schedule for CSAT that would be lasting for 10 to 11 days. We have started from 9th of May, and every day we will be providing you with 20 questions on CSAT. Among them 15 would be from comprehension and 5 would be from comprehension and 15 would be from your maths and reasoning. Okay, you would be taking up the questions which are of utmost important according to the weightage that the UPSC provides to those topics. Okay, so now let's begin. It would be a bit faster because we have to solve 20 questions and we have to solve them in as much less time as possible. Okay, let's start with this now. The question goes like the three-digit number x is equal to pqr, where p plus q plus r is equal to 1 by 7 divided by into p into q into r. मतलब ये है कि जो एक नंबर x इज इक्वल टू पी क्यू आर है, जो थ्री डिजिट नंबर है, उसकी जो डिजिट्स हैं p q और r, अगर उसका सम करोगे p प्लस क्यू प्लस r को ऐड कर दोगे तो वो 1/7 टाइम्स हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के p इंटू क्यू इंटू आर के. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 7/1 इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर. ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ. अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे देख लें कि इंटू आर था, ये पी इंटू क्यू इंटू आर था, ऐसे समझ लीजिए. और ये पूरा जो एक आपके पास ये बनता है यहाँ पे कि जैसे 7/1 इज इक्वल टू, इस पूरे को x मान लो तो x r. ठीक है, या तो ये x7 होगा या r7 होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे r को 7 ले ले रहा हूँ, r को 7 मान लिया मैंने. तो क्या हो जाता है मेरे पास? 7 इज इक्वल टू पी क्यू 7 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 7. सॉरी, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा. ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल. अब आगे चलते हैं, क्या बोलता है. देन द नंबर ऑफ सेट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ पी क्यू आर पॉसिबल आर. पी क्यू आर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो हमें फाइंड करनी है, तो वो यहीं से फाइंड करेंगे. अब हम हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है कि p प्लस क्यू प्लस 7 इज इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ p प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो मैं p इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू को लिख सकता हूँ कि 8 माइनस 1. तो इस 1 को मैं यहाँ ले आऊँगा, तो मैं इसको लिख दूंगा पी क्यू माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 8 आपका. ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. p कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपके पास आएगा क्यू माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 8. अब आप देखो 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, या आप 8 को लिख सकते हो 8 इंटू 1. इसका मतलब क्या है मेरे पास कि p माइनस 1 क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 8. तो या तो ये 4 है, या ये 2 है, या ये 8 है, या 1 है. तो इसी बेसिस पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम कि p माइनस 1 को 4 ले लिया तो आपका p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर? 5 आ गई. ठीक है, फिर q माइनस 1 को आपने 2 ले लिया तो आपकी q की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई. अब आपने यहाँ पर p माइनस 1 को 8 ले लिया. ठीक है, तो आपकी p की वैल्यू आ गई 9. तो आपने यहाँ पे q माइनस 1 को ये 1 ले लिया, तो ये आपकी वैल्यू होगी q इज इक्वल टू 2 आपका. तो अब आपके ये p वैल्यू क्या क्या ले पा रहा है? यहाँ पर p वैल्यू ले पा रहा है 5 और 9, और q की जो वैल्यूज आ पा रही हैं वो है 5 कॉमा आपका 3 कॉमा आपका 2. तो ट्रिपलेट्स बन गए मेरे पास, एक पी क्यू आर के 3 ट्रिपलेट्स बन गए मेरे पास, 2 ट्रिपलेट्स बन गए. एक तो 5 आपका 3 और 7, क्योंकि आर की वैल्यू 7 थी, और दूसरा बन गया आपका 9 2 और 7. तो 2 ट्रिपलेट्स पॉसिबल है मेरे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास यूपीएससी में डिजिट्स के ऊपर, कि वो ऐसे बोलेगा कि जैसे आपको कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर दिया है, या तो वो नंबर बनवाने को बोलेगा पूरा, या फिर जो उसकी डिजिट्स हैं उसकी वैल्यूज निकालने को बोलेगा, या फिर वो आपसे बोलेगा कि ये जो वैल्यूज हैं डिजिट्स की पी क्यू आर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है. ये 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे वो बनाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एक, इट इज गिवन दैट द एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर पी क्यू एंड आर एस थ्री डिजिट नंबर 1 आर. मतलब ये कह रहा है कि पी क्यू
प्लस आर एस 2 डिजिट के नंबर थे जो उनको ऐड करने में आपके पास आया 3 डिजिट नंबर 1 RX। P is not equal to 0 and P, Q, R and X have distinct values from 0 to 9. What is the value of P? मतलब आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर आपके पास A B दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 10A plus B, ठीक है। 3 डिजिट का दिया है ABC तो उसको लिख सकते हो 100 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस C, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है। अब आप कुछ मत करो, पी को एक्सपैंड कर दो, आप लिख दोगे 10 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 10 इंटू आर प्लस एस इज इक्वल टू 100 प्लस 10 इंटू आर प्लस एक्स। अब आपका 10R से 10R तो कट जाएगा यहाँ, तो आपके पास बच गया ये 10P प्लस क्यू प्लस एस इज इक्वल टू आपका 100 प्लस एक्स, तो आपका बच गया 10P प्लस क्यू प्लस एस इज इक्वल टू 100x यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारे वैल्यू 0 से 9 तक ले सकते हैं, जीरो नहीं होगा, पर वो p जीरो नहीं होगा। अब आपको p की वैल्यू ऐसी बनानी पड़ेगी कि यहाँ पे 100 की एक फॉर्म बन जाए। तो p की हम सब लीजिए वैल्यू हम 8 लेते हैं एक बारी, p इज इक्वल टू 8 लेता हूं मैं, और q को मैंने ले लिया आपका 9 और s को मैंने ले लिया आपका 7। तो ये बन जाएगा आपका 8 10 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 7, तो ये आपका बनता है 80 प्लस 16 जो बनेगा 96। तो ये तो 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब p को 9 देख लो लेके, p इज इक्वल टू 9 ले लो, आप q को ले लो क्या 8 ले लो, और s को ले लो आप 7 ले लो। तो आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 प्लस 8 प्लस 7, तो आप जाएगा 90 प्लस 15, तो आपका आ जाएगा 105, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे 105 को यहाँ 10x से, तो ये भी 3 डिजिट नंबर बन रहा है, ये भी 3 डिजिट नंबर बन रहा है, तो x की वैल्यू 5 आ सकती है यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको p की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, तब जाके ये पॉसिबल होगा, ठीक है। p की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, तो इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ p इज 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ a a b b, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर अगर इवन है ना, तो वो या तो 2 की टेबल में आ जाए या फिर वो 2 से डिविजिबल हो। तो अगर ये 4 डिजिट नंबर है ए ए बी बी टाइप वाला, तो इसको 2 से डिविजिबल होने के लिए जो इसके पीछे की ये जो बी बी की वैल्यूज है ना, ये या तो 0 0 होंगी आपकी, या 2 2 होंगी, या 4 4 होंगी, या 8 8 होंगी, या 6 6 होंगी। क्योंकि इसको 2 से डिविजिबल होना है, इवन नंबर बनाना है, ये इवन नंबर होना चाहिए, ए बी बी वाला जो नंबर है ये इवन होना चाहिए। अब इसको अगर इवन बनाना है तो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो इसका मतलब बी बी की वैल्यू या तो 0 0 होगी, या 2 2 होगी, या 4 4 होगी, या 8 8 होगी, या 6 6। वैसे होना तो ये चाहिए कि बी की वैल्यू या तो 0 हो जाए, या 2 हो जाए, या 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए। पर क्योंकि ये बी बी चाहिए तो ये पूरा ही ऐसे होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या है इसमें, देखिए अब आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है ये, तो ये ए ए बी बी है, तो जो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होता है वो आपके पास है 1000। तो अगर आप 1 से शुरू करोगे तो मतलब 1 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो नंबर की फॉर्म्स आपके पास ऐसी होनी चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, 6 6 7 7 8 8 9 9। अब आपके पास ये सारे नंबर जो हैं, जो भी ये आ रही हैं, ये 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो फिर ये बीबी की वैल्यू क्या होगी पीछे 0 0, फिर ये 1 1 2 2, ये 1 1 आपका 4 4, ये 1 1 6 6, ये हो जाएगा 1 1 8 8, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0 0, ये भी 2 2 2 2, ये आपका 2 2 4 4, ये आपका 2 2 6 6, ये आपका 2 2 8 8। तो अब ये ऐसे ही यहाँ आखिरी तक चलता जाएगा। तो आप यहाँ देखो कि आपके पास 1 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं, और आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 9 है। तो इसका मतलब ये टोटल हो जाएंगे 4 इंटू 5 यानी कि 45। तो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी 4 नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बी बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0, तो आपका पास आ गया 45 ही। तो ऐसे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी की भी और इवन नंबर्स की भी। ये क्वेश्चन आने के चांस हैं क्योंकि इसी टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाता है वो, जो बहुत ईजी होंगे पर आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज पूरी रिवाइज हो जाएंगी सारी की सारी एक ही साथ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ 3 डिजिट ऑड नेचुरल नंबर p,
there are three distinct odd natural numbers p, q and r, then which of the following is not correct? नॉट करेक्ट पे ध्यान देना है आप, ठीक है। तो पहले वाले के बारे में बात कर लेते हैं। ये है पी, ये आर स्क्वायर है, देखो जहां भी ये टू ऐसे लिखे हैं स्क्वायर है, तो आपको दिया है पी इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, तो आपका हो गया ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड स्क्वायर। तो अगर ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड स्क्वायर करोगे तो ऑड इंटू ऑड भी ऑड होता है, और इसको और करोगे तो ऑड आएगा, तो यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो ये ऑड आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट माननी है तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट बी पे चलो। नेक्स्ट है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका ऑड माइनस ऑड का स्क्वायर इंटू आर। तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है आपका? इवन होता है, तो इवन स्क्वायर इंटू, और ये तो ऑड है, आर अपने आप में ऑड, तो इवन इंटू ऑड हो जाएगा आपका इवन नंबर। तो ये भी सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, पर हमें करेक्ट इनकरेक्ट लेनी तो ये गलत हो जाएगा। अब सी पे चलो। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि पी प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, ये जहां भी टू है ना होल स्क्वायर है, गलती से ऐसे हो गया ये पी प्लस क्यू, तो ये आपका आ जाएगा ऑड प्लस ऑड माइनस ऑड का होल स्क्वायर इंटू ऑड प्लस ऑड। तो आप यहां देखोगे कि जैसे ये दोनों ना ऑड प्लस ऑड तो इवन बनता है, और ये ऑड, ऑड माइनस इवन माइनस ऑड इंटू ऑड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इवन माइनस ऑड आपका बनता है ऑड, ठीक है। और ऑड है ये, तो ऑड इंटू ऑड इज ऑड ओनली, जो आपका ऑड आ रहा है, सॉरी ऑड, और सॉरी ये इवन है, इवन, ऑड माइनस ऑड प्लस ऑड इवन होगा, यहाँ पर ऑड था ना, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, मल्टीप्लाई नहीं, इवन होगा, इवन, तो इवन स्क्वायर, तो ऑड इंटू इवन इज योर इवन नंबर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि आपको रॉन्ग फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं डी पे, स्टेटमेंट नंबर डी पे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर डी थी हमारे पास की p माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर, तो ये है आपका ऑड माइनस ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड माइनस ऑड, ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर सारे ऑड नंबर है। तो ऑड माइनस ऑड मेरे पास बनता है इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, तो ऑड माइनस ऑड इवन माइनस ऑड, तो ये इवन माइनस ऑड बनेगा आपका ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन इंटू इवन हो रहा है, यहाँ पे ऑड हो रहा है, तो इवन इंटू ऑड हो रहा है, इवन इंटू इवन आपका बन जाएगा क्या? इवन नंबर, और इंटू ऑड, तो इवन इंटू ऑड आपका बनता है इवन नंबर यहाँ पर। तो डी में क्या कह रहा है, एक ऑड नंबर है, तो ये डी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक इवन नंबर बन रहा है, ठीक है। तो डी इज रॉन्ग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 65 इंटू 37 इंटू 43 इंटू 91 इंटू 42 इंटू 30 इंटू 42 इज डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज रिमाइंडर? अगर किसी भी चीज को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो ना, इसका मतलब आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? उसका यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? यूनिट डिजिट। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस नंबर का यूनिट डिजिट निकाल लोगे तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप किसी भी चीज को 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप नंबर ऑफ जीरो आखिरी में जो आएगा वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। देखिए यूनिट डिजिट में क्या करना होता है कि जो आखिरी के डिजिट है ना, उनसे मतलब है, तो उन्हीं को यूज कीजिए। आप कर लो 2 इंटू 3 कर लो, आप कर लो 1 इंटू 2, आप कर लो 3 इंटू 7, और फिर इस यहाँ से 5 से। तो आपका पहला है 5, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखो, 5 इंटू आपका 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओ आपस में। तो 5 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 6, अब 6 इंटू 2 कर लो, और ये 5 है और ये 1 है, तो यहाँ पे आप कर लो 5 इंटू 1 इंटू 12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये 12 का 2, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका 10 आ रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना था क्या? यूनिट डिजिट। तो आपकी 10 आ गई, तो आपकी यूनिट डिजिट है 0 यहाँ पर, तो इसका आंसर है ए 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं। What is the unit digit in the number 6 to the power 6 6 6 6 6 to the power 6 6 5 to 5 5 6 6 6 5 6 6 5 to the power 6 6। अब आपको पता है कि 6 टू दी पावर कुछ भी हो जाए, x आ जाए, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, और 5 टू दी पावर कोई भी x आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। तो कुछ नहीं करना, आप सीधा लिख लो कि 6 टू दी पावर कुछ भी है ऊपर, तो यहाँ 6 ही आएगा, तो इसका आपका यहाँ पर आएगा 6 सीधा, और इस यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो इसकी पावर 5 हो रही है, तो यहाँ 5 आएगा, तो 5 प्लस 6 लिख लो सीधा, ये आपका 11 हो जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट है आपका 1 11, तो आपका आंसर आ गया 1।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि 3 bells rings after an interval of 2, 4 and 8 seconds. After how much second will they ring together again ringing for the first time at x am? ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आपको ऐसा सबसे एक छोटा या बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, इन तीनों नंबरों से 2, 4 और 8 से। क्योंकि क्या होगा कि जब अब तीनों बेल है ना वो अलग अलग टाइम पे अपना इंटरवल पूरा करेंगे ना, तीनों बेल अपना अलग अलग टाइम पे इंटरवल पूरा करेंगे, तो तीनों को एक साथ रिंग करने के लिए वो जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली बेल है उसके उसमें आना पड़ेगा पैरिटी में। ठीक है, तो उसके लिए आप एलसीएम लोगे, तो आप एलसीएम ले लो, कुछ मत करो, एलसीएम ले लो आप 2, 4 और 8 का। तो आप 2 को लिख दोगे 2 into 1, 4 को आप लिखोगे 2 into 2 और 8 को आप लिखोगे 2 into 2 एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो भी जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 to the power 3। तो इसका एलसीएम आ गया आपका 2 to the power 3 यानी कि 8। तो ये 8 सेकंड बाद रिंग करेंगे एक साथ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A library has 50, 60, 90 books of three distinct varieties. It is required to arrange these books in rows such that in a way that one row has only one variety of books and the number of rows should be minimum. Then what is the number of rows required? अब देखो रो ऐसी बनानी है कि सारी बुक पूरी पूरी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हमें एक नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, इन तीनों को डिवाइड कर, ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना, क्योंकि मिनिमम बुक रोज चाहिए। तो ऐसे सबसे छोटा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तभी तो सारी की सारी बुक्स उसमें फिट हो पाएंगी ना, उस टाइप ऑफ उसमें। तो आप कुछ नहीं करते हो इसमें, आप एचसीएफ देते हो। जब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जो तीनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे तो एचसीएफ निकालोगे। और जब आपको ऐसी चीज फाइंड करनी पड़ रही है कि 3 नंबर दिए हैं और एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो उन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप एलसीएम निकालोगे। तो एचसीएफ निकाल लो अब इसका। तो 50 को लिख सकते हो आप क्या, 5 into 5 is 25 into 2 is 50। then your 60 को you can write it down as 2 into 3 into 2 into 5 and then you can write your 90 as your 3 into 3 into 2 into 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जो सब में कॉमन है वो लिखना होता है। सब में कॉमन है 2, 5 कॉमन है, सब में चेक करो 5 कॉमन है, हाँ 5 सब में कॉमन है। 2 कॉमन है सब में, हाँ 2 है। 3 में सब में कॉमन है क्योंकि इसमें 3 नहीं है। तो इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 into 5 यानी कि 10। अब आगे चलते हैं। ये तो रो मिनिमम होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड? रोज कितनी रिक्वायर्ड है? देखो मिनिमम नंबर ऑफ रो तो हो गई आपकी ये, एंड द नंबर ऑफ रोज शुड बी मिनिमम, नंबर ऑफ रो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया कि आपकी एक रो के अंदर 10 बुक आ रही है। ठीक है, अब ये हो ऐसे रहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। इसका मतलब एक ऐसा रो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें 10 बुक आ जाए एक बारी में। ठीक है, ऐसी रो होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के क्या करोगे? पहली वैरायटी कितनी बुक है? 50, तो आप करोगे 50 डिवाइडेड बाय 10। दूसरी वैरायटी की बुक कितनी? 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 10। अगली की है 9, तो आपके पास आ जाएगा, एक कट गया, ये भी कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका जाएगा 5 + 6 + 9 जो आपका होगा 11 + 9 जो आपका बन जाएगा यहाँ 20। तो आपके पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 20 होंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। x इज इक्वल टू आपका 43 to the power 101 प्लस 23 to the power 101 है। इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे? 60 तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो यूपीएससी ना बहुत टफ ऐसे चीजें दे देता है, पर होता वो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो आप एक चीज देख सकते हो कि मैं जो है ना इसको 66 को क्या लिख सकता हूँ, 43 + 23। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 43 to the power 101 प्लस 23 to the power 101 अपॉन 43 + 23। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना फर्दर कि a⁴n प्लस b⁴n अपॉन a प्लस b। तो अब इसमें ये आ रहा है, इसको ऐसे लिख पा रहे हो आप, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका फैक्टर है ना, a प्लस बी इसका फैक्टर है ना ऊपर वाले का। दिख रहा है ना आपको कि ये इसको तोड़ के आप ये ले सकते हो। तो ये जो है ये इस x का ये फैक्टर है। तो जब आपके पास कोई भी फैक्टर आप उसे डिवाइड करोगे तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर 0 है इसका। ठीक है,
ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस उसको डिफिकल्ट बनाने को दिखाते हैं। अब देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर x इज इक्वल टू x, आपके पास दिया हुआ है 123 फैक्टोरियल, देन हाउ मेनी 45 आर नीडेड टू डिवाइड x। देखो अब ये, अब किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो, जैसे 123 फैक्टोरियल, तो आप इसको लिख सकते हो 123 इंटू 122 इंटू 121, आगे चलता जाएगा 1 फैक्टोरियल तक। इसका मतलब ये ऐसे कह रहा है हाउ मेनी 45 आर नीडेड टू डिवाइड x। इसका मतलब ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 123 फैक्टोरियल का, इसके अंदर कितने 45 है, ये फाइंड करना है हमें। तो उतने 45 होंगे जितने इसमें, अब देखो बात करते हैं 45 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 9। अब इस एक्सप्रेशन में जो 123 इंटू 122, बहुत सारे 5 होंगे और बहुत सारे 9 होंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ 5 और 9 फाइंड कर लो, जितने नंबर ऑफ 5 और 9 फाइंड कर लोगे उतने 45 बन जाएंगे। ठीक है, अगर समझ लीजिए नंबर ऑफ 5 जो है वो कम है और नंबर ऑफ 9 ज्यादा है, तो जितने नंबर ऑफ 5 है उतने 45 बनेंगे, है ना। आप सोच पा रहे हो इस बात को। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, अब हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे डिवाइड करना होता है। तो जैसे 45 दिया है, तो 5 इंटू 9 और 3 को 2 लिख लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक 9 बनाने के लिए आपको दो बारी 3 चाहिए, तो आप 3 का दो बारी यूज कर लोगे यहाँ पर। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी आपको ऐसे, अब हमें नंबर ऑफ 5 फाइंड करने पड़ेंगे पहले, ये कितने 5 हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, 123 को डिवाइड करोगे 5 से। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, 123 को 5 से डिवाइड करोगे, जो इसका आएगा क्वेश्चन, फिर उसको फिर से 5 से डिवाइड करोगे। तब तक करते जाओगे जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए, ठीक है। और जितने वो क्वेश्चन आएंगे उनको ऐड कर दोगे, उतने नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ 5 होंगे या 9 होंगे, जिनमें से जो भी कम होगा उतने नंबर ऑफ 45 होंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर 123 फैक्टोरियल में। तो अब डिवाइड करो इसको, आपके पास आ जाएगा 24। अब इसके पास क्वेश्चन 24 आया, तो 24 को फिर से 5 से डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 4। अब ये 4 5 से छोटा है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो आपको आ जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। तो आपके नंबर ऑफ 5 है 28 है। अब आपको 9 फाइंड करने हैं, तो आपको 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो आप डायरेक्टली 3 से कर लो, क्योंकि दो तीन मिला के एक 9 बनाते हैं, तो फिर उसके बाद उसको आप 2 से डिवाइड कर देना। तो 3 से करो, इसे 3 से करोगे तो 41 आएगा आपके पास क्वेश्चन। 41 को फिर से 3 से करो तो आपके पास आएगा 13। अब 13 को आप फिर से 3 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, क्वेश्चन 3 3 जा 9। और 3 से फिर करोगे तो आपके पास 1 आ गया। अब ऐड कर दो 41 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्या, 29, नहीं सॉरी 50, सॉरी ये आपका हो जाएगा 58। अब आपको पता है कि 9 बनाने के लिए दो 3 चाहिए, तो ये 3 का आया तो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ गया 29। तो नंबर ऑफ 9 आपके पास 29 है और नंबर ऑफ 5 आपके पास है 28। तो नंबर ऑफ 5 कम है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ दोनों दोनों में से जो भी कम होगा उतने ही 45 बना पाएगा वो, तो 28 45 बनेंगे, तो ये 28 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो है एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ अरुण, बिट्टू एंड चिराग 5 years ago was 25 years and that of बिट्टू एंड चिराग 10 years ago was 20 years. Then how many years old is अरुण। अब अरुण को ए मान लो, बिट्टू को बी मान लो और चिराग को सी मान लो। तो आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी को 3 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगी, ठीक है। समझ लीजिए 5 year पहले इनकी एवरेज थी ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू 25। तो 5 साल पहले जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, 25 इंटू 3 यानी कि 75। ये 5 साल पहले की बात है, जब इनकी एज का सम 75 था। पर आज की डेट में क्या होगा, वो 5 ऐड करना पड़ेगा हर एक की एज में। तो इन तीनों की एजेस में आप 5 ऐड करने का मतलब है आपको ए प्लस बी प्लस सी में आप 15 ऐड कर दे रहे हो। तो ये 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90। तो अब जो प्रेजेंट एज है उसको ए डैश मान लो, बी डैश प्लस सी डैश, तो ये आपकी हो जाएगी 90। जो प्रेजेंट एज है तीनों की मिला के 90। अब आगे दिया है बिट्टू और चिराग की 10 साल पहले की एज है 20। तो बिट्टू और चिराग की एवरेज होगी बी प्लस सी। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स दी, जितना यूनिट्स दी हैं उनको ऐड कर दो और जितनी उनकी नंबर है उसे डिवाइड कर दो। तो यूनिट है ए बी और सी और नंबर है 3, और यहाँ पर है यूनिट बी और सी और नंबर है 2। तो ये आपके पास था कितना, 20 years। तो आज से 10 साल पहले जो उनकी एज है वो हो गई 40 years सम। तो अब आज की डेट में फाइंड करें तो बी डैश प्लस सी डैश वो क्या होगा, इन दोनों एजेस में आपको प्लस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल बाद की बात है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 10 प्लस 10। तो ये बी डैश
प्लस सी डैश आपका हो गया यहाँ पे 60। ठीक है, अब फाइंड करना है हाउ मेनी ईयर्स अरुण ओल्ड। तो आपको ए डैश फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास है ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 90 और बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 30 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो अरुण की एज है 30 साल, तो ए आंसर आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ मैन हैज अ सर्टेन सैलरी ऑफ विच ही स्पेंड्स 25% ऑन रेंट, rest he spent 20% on his education, 10% on total salary on day-to-day expenses. After all expenditure, he is left with rupees 20,000. What is his overall salary in rupees? ठीक है, देखो अगर आपको कुछ भी ना दिया और परसेंटेज में दिया हो, तो आप जितना भी कंप्लीट है ना उसको 100% मान लो। तो समझ लीजिए इसकी टोटल सैलरी 100% थी। अब उसमें से 100% में से ये -25 तो ये यूज करता है अपने रेंट पे, फिर माइनस कर दो 20 ये यूज करता है एजुकेशन पे, और 10% सैलरी डे टू डे एक्सपेंस पे। तो इसके पास बचेगी कितनी है, 100 माइनस आपकी 55 इज इक्वल टू इसका 45% बच गया। अब आगे कहता है कि जो ये बचा वो था 20,000, तो मतलब आप समझ लीजिए कि इसकी सैलरी ओवरऑल हमने मान ली, लेट हिज सैलरी इज एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स का जो इसकी सैलरी का 45% बचा है, इसकी सैलरी का 45% आपका हो गया 20,000। तो ये होगा क्या, 5 9 ज़ा 45 और ये 5 2 ज़ा 10 20, तो एक्स आ जाएगा आपके पास ये 4 लाख, है ना, 4 लाख आ जाएगा, डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा 44,444.44। ये इसकी सैलरी है। तो व्हाट इज ओवरऑल सैलरी, दिस इज हिज सैलरी। ये ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है, तो इन ऑप्शन को निगलेक्ट कर लो, इसका आंसर है ये 44,444। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका सिलॉक का क्वेश्चन। ठीक है, सिलॉक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंक्लूजन। सिलॉक के भी दो क्वेश्चन आते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन सारे लिए गए हैं जो हर बार क्वेश्चन वो रिपीट करता है, उसी टाइप के लिए गए हैं। स्टेटमेंट दिए सम कैट्स आर सम टाइगर्स। अब सिलॉक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां पर। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है सम टाइगर्स आर कैट, ऑल कैट्स आर मैमल। जैसे जब ऑल दिया होगा ना, ऑल कैट्स आर मैमल, तो मतलब जो ये कैट है सारी की सारी मैमल के अंडर लाई करेंगी। अगर मैमल एक बहुत बड़ा ये सेट है, तो इसका मतलब ये सारी कैट्स मैमल के अंदर लाई करेंगी। तो ये कैट्स, तो ऑल कैट्स आर मैमल यहाँ आ गया, और ये मैमल को एम लिख लेते हैं। आगे है सम टाइगर्स आर कैट। अब ये कह रहा है कुछ टाइगर कैट है, तो ये इसका जो कुछ टाइगर कैट, ये टाइगर का हो गया समझ लीजिए। तो ये टाइगर और कैट जो कुछ है वो ये है यहाँ पर, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है। अब आगे कहता है सम मैमल्स आर नॉट टाइगर, तो कुछ मैमल टाइगर नहीं है। पर यहां तक अगर देखोगे तो मैमल टाइगर है ना, तो यहां तक तो जो मैमल है वो टाइगर है। तो जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं अभी, वो वाला एरिया है वो होगा जहां पे मैमल टाइगर नहीं है आपका। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब आगे की बात करते हैं इसी में। तो ये भी हमें कंक्लूजन की बातें कर रहा है, कौन कौन से सम मैमल्स आर टाइगर। देखो सम मैमल आर टाइगर, तो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे सम मैमल आर टाइगर, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ऑल टाइगर्स आर मैमल, नहीं, टाइगर बाहर है मैमल से कुछ तो ये नहीं होगा करेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल कैट्स आर टाइगर, नहीं, सारे कैट्स टाइगर नहीं है, ये वाले जो ये वाला एरिया ये वाले कैट टाइगर है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑल मैमल्स आर टाइगर्स, ऑल मैमल्स आर नॉट टाइगर्स बिकॉज सम टाइगर्स आर नॉट मैमल ना, ये जो ये वाले टाइगर है वो मैमल नहीं है, तो सारे नहीं होंगे, ये भी कट जाएगा। तो आपका सिर्फ वन कंक्लूजन फॉलो करता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे जो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है यूपीएससी बहुत पूछता है, ए बी बी की टाइप में पूछता है, मैंने डी एफ की फॉर्म में ले लिया है इसे प्रैक्टिस के लिए। हम और ऐसे ही रोज करते जाएंगे ताकि आप इसके बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएं। इसको करने का तरीका देखो क्या होता है, आप कुछ मत करो, जो ऊपर आपका सीक्वेंस दिया है ना, ये कंसीडर द सीक्वेंस that follow certain pattern, which of the following complete the sequence। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप इस सीक्वेंस को लिख लो पहले, डी एफ डी डबल ई डैश डी डैश ई एफ डैश डी ई और एफ। अब इसमें क्या करो, आप चेक करने की कोशिश करो कि पहला देखो, पहले अल्फाबेट सेम आ रहे हैं ई, तो ई डाल के देखो, एक बारी ई डाल दो यहाँ पर। अब अगला अल्फाबेट एफ आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो एफ डाल दो। तो अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करो, हो सकती है। तो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिल रही है मुझे कि अगर मैं इसको, ये जो 3 लेटर्स हैं और अगले 3 लेटर्स को कंपेयर करता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो आखिरी में लेटर एफ था, ये फर्स्ट पे चले जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो, है ना, ये एफ पे आ गया। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट
आप देख पा रहे हो? तो अब इसका मतलब कि जो नेक्स्ट ये वाला सीक्वेंस है, इसमें जो ई है वो फर्स्ट पे आना चाहिए। तो यहाँ देखो ये ई फर्स्ट पे आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक चल रहा है सीक्वेंस, तो इसका मतलब यहाँ पर एफ आएगा। तो अब क्या होना चाहिए कि ये जो यहाँ डी था आपका, ये फर्स्ट पे आना चाहिए ई की जगह। तो इसका मतलब यहाँ पे डी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब फिर क्या होना चाहिए कि एफ है, ये फर्स्ट पे आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे ई आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस मेरा फॉलो हो जा रहा है कि तीन तीन में क्या हो रहा है कि जो भी आखिरी लेटर है वो फर्स्ट पे पहुंच रहा है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जैसे कि आखिरी लेटर एफ था तो यहाँ फर्स्ट पे पहुंच गया, आखिरी लेटर ई था यहाँ फर्स्ट पे पहुंच गया, आखिरी लेटर यहाँ पे डी था ये फर्स्ट पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये आपका सीक्वेंस जो मेरे हिसाब से वो है ई एफ एफ डी एफ ई। तो मेरे सीक्वेंस के हिसाब से ये इसमें फिल हो पा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन में देख लो ई एफ एफ डी एफ ई कहाँ है, तो ये आपका इसमें है सी। तो आपका आंसर सी हो गया इसमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देता है कि आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे रिजल्ट आ जाएगा। और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डायरेक्शन के ही वो बना लो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे हो जाता है, ऊपर देखोगे तो साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर आपका वेस्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर 9 हर्ट्ज, एल एल इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ के। अब देखो के को आप यहाँ मान लो, के कोई हट है यहाँ। अब इसके 2 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगी एल नाम की हट। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं जे इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के, क्यू इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जे, पी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ क्यू, वाइल एम इज 3 किलोमीटर east of P, and O is 2 kilometer north of P. R is situated in the middle of L and M, while N is just middle of Q and M. Distance between K L M. अब देखो डिस्टेंस बिटवीन के एल एम ऊपर स्टार्टिंग की लाइन में दिया हुआ है, तो सीधे सॉल्व हो जाएगा कि 2 किलोमीटर है। दिया तो हुआ है ऊपर कि एल एन इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ के। पर अगर ऐसा नहीं आता, वैसे सॉल्व करना पड़े, तो पूरा सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। जे इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के। अब के नॉर्थ में जे है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है इसका। ठीक है, अब आगे चलो। Q इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ J। अब J से 2 किलोमीटर साउथ आ जाओ तो आपको Q मिल जाएगा। मतलब ये 1 किलोमीटर यहाँ पर, क्योंकि ये टोटल 2 किलोमीटर है ना, क्योंकि टोटल J और K के बीच का एरिया 2 किलोमीटर है आपके पास। अब आगे चलते हैं। P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q। P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q। अब ये Q था, इसके वेस्ट में जाओ 1 किलोमीटर, तो आपको P मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे है वाइल M इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P। अब P से 3 किलोमीटर ईस्ट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, M। M इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P। तो P से 3 किलोमीटर ईस्ट जाओगे तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपके पास मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो M L के बिल्कुल नीचे है, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरा आपका 3 किलोमीटर हो गया और ये आपके पास 2 किलोमीटर था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। O इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। ठीक है, ओ 2 किलोमीटर नॉर्थ है पी के। अब ये 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 ये हो गया, तो ये जे के बिल्कुल सामने आएगा ओ, और ये टोटल 2 किलोमीटर हो गया आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर इज सिचुएटेड जस्ट इन द मिडल ऑफ के एन एल। अब के एन एल के मिडल में है आर यहाँ पर कहीं। ठीक है, वाइल एन इज जस्ट इन द मिडल ऑफ क्यू एन एम। क्यू और एम के बीच में आपका कौन सा है, क्यू एन एम के बीच में आपका एन आ रहा है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एल एन। तो आपको पता है के एल एन बीच का डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर पहले से ही है, तो 2 किलोमीटर है इसका आंसर। तो ऐसे अगर कुछ और पूछ ले ये किसी और चीज के बारे में, तो इसको सॉल्व करने के तरीके ये होते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन आपके यूपीएससी के ही 2024 के पेपर से लिए गए हैं, क्योंकि खुद से जो कॉम्प्रिहेंशन हम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं वो यूपीएससी की लैंग्वेजेस को हर बार मैच नहीं कर पाता है। तो उसी लैंग्वेज पे ज़्यादा, उसी लैंग्वेज के तरीके क्वेश्चन मिले तो उसी के लिए। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो, पैसेज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी पैसेज में दिया है उसी को मानो। आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई भी रिलेशन मत रखो। जो पैसेज में नहीं दिया गया, अगर वो स्टेटमेंट में दिया उसको मानना ही नहीं आपने। ठीक है, वही तरीका सॉल्व करने का। या फिर जो पैसेज के अंदर चीजें दी हैं उसके इन्फ्रेंस से कुछ ऐसी चीज बन रही हो जो पॉसिबल है, तो वो हो सकता है। पर आउटसाइड वर्ल्ड की चीजों को नहीं कंसिडर करना। शुरू करते हैं।
The flower was not invented to please us. It flaunted its petal and spread its perfume to attract an insect. ठीक है. The insect carries the pollen from flower to flower so that pollen is not carried away by wind and thus not wasted. ठीक है. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. ठीक है. Based on the above passage, the following assumptions have been made. The author of the passage believes that flowers are creation of nature's luxury. ऐसे तो ये कहीं नहीं कह रहा कि फ्लावर जो है नेचर की लग्जरी है, ऐसे कहीं नहीं कह रहा. ये तो ये कह रहा है कि फ्लावर हमारे लिए नहीं बना, जो फ्लावर है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बना है. ठीक है, हमारे को प्लीज करने के लिए नहीं बना. द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर एक्सेप्ट एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है. दूसरी यूजफुलनेस है ना फ्लावर की कि वो मतलब हेल्प, वो इसको अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को. ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है, तो उसका आंसर आपका डी होगा. दोनों नहीं बन रहे. अब चलते हैं पैसेज नंबर 2 पे. ग्रीन ग्रोथ involves rethinking growth strategies with regard to impacts on environment, sustainability and environment resources available to poor and vulnerable groups. In rethinking growth, we need to focus on current reality of a resource constrained world. Resource intensive and in particular energy intensive processes will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in midst of a sea of poverty. अब दोबारा से इसको पढ़ लो. ये कह रहा है ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. ग्रीन ग्रोथ अगर करनी है तो उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दोबारा से थिंक करना पड़ेगा स्ट्रेटजीज को इन रिस्पेक्ट ऑफ जो इस पे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे और एनवायरमेंट रिसोर्सेज पे, अवेलेबल टू पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स. In rethinking growth, we need to focus on current reality of a resource constrained growth. हमें ग्रोथ को रीथिंक करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि जो करंट वर्ल्ड है उसमें रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है. रिसोर्स इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी intensive process will need to make way for more efficient resource frugal development strategies if we are to avoid an economic dead end. अच्छा, जो रिसोर्स इंटेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है ना, उससे उसको हटके हमें एफिशिएंट वे में रिसोर्स को यूज करने की तरफ जाना पड़ेगा. इफ वी अगर हमें अवॉइड करना है इकोनॉमिक डेड एंड और अ वर्ल्ड और ऐसे वर्ल्ड को इन विच ओनली अ स्मॉल एलीट इज एबल टू एंजॉय द एफ्लुएंस इन मिड ऑफ अ सी ऑफ पॉवर्टी. तो हमें ऐसी ग्रोथ को हटाना है जो एनर्जी इंटेंसिव हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि कुछ ही लोगों को वो मिल पाएगा, रिसोर्सेज मिल पाएंगे, गरीबों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड के अंदर रिसोर्स है वो लिमिटेड है. ये बात हो रही है. Which one of the following statements best reflects the crux of the passage? Environment sustainability is inimical to our objective of achieving a higher rate of GDP growth. नहीं, ऐसा तो ये कहीं नहीं बात हुई है. Poverty eradication is not possible without a rapid economic growth and consequent environment degradation. ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा है ये तो कह रहा है कि रिसोर्स को ऐसे यूज करना है कि सबको मिल पाए, ग्रोथ को ऐसे करना है हमें क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है. Maintaining high environment standards is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth. हाँ, ये मैच करता हुआ है इससे, क्योंकि एनवायरमेंट, क्योंकि ग्रोथ को ऐसे करना है कि वो एनवायरमेंट के अंदर रिसोर्सेज है उसके ऊपर ध्यान दे. With large population, rampant poverty and limited resources of today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable. ऐसा कहीं नहीं कह रहा है ये, तो इसका आंसर सिर्फ सी होगा. ठीक है, ये मिलता जुलता है सी से. अब पैसेज 3 पे आ जाओ. Nowadays, this is a growth trend to use interconnected home devices. As consumers increasingly network their homes, the connected home device manufacturer and service provider will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. Corporate marketers will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owners. Okay, ठीक है. Which one of the following statement best reflects the most logical, rational, and practical message implied by the passage?
Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in expenditure मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसा गलत है, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर के बारे में नॉलेज हमें मिल जाएगी तो हम उसकी बाइंग प्रेफरेंसेस और नीड को समझ सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, अभी इसको रोक देते हैं। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा कहीं ये बात नहीं कर रहा है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स मे हैव प्राइवेसी रिस्क। हाँ, ये हो रहा है इसमें, क्योंकि बिना पूछे डाटा को ले लिया जा रहा है, तो ये इसमें एक इंटरफेरेंस बन पा रहा है। तो आपका आंसर डी होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि प्राइवेसी की बात की गई है यहाँ पे कि बिना पूछे ही डाटा को ले लिया जा रहा है। ठीक है, और उसको यूज किया जा रहा है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। पैसेज 4, इन द रॉबस्ट डेमोक्रेसी reality, howsoever inconvenient it may be, finds its expression both in speech of political leaders and other social forms of assertion. The existence of the real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normatively responsible media through its communication effect has a responsibility to circulate the content of reality without distortion. ठीक है, ये कह रहा है एक डेमोक्रेसी में रियलिटी जो है जितनी भी खराब हो, उसको पहुंच जाना चाहिए लोगों तक, या तो पॉलिटिकल स्पीच के थ्रू या सोशल फॉर्म्स के थ्रू। द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normatively responsible media through its communication effect has a responsibility to सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मीडिया है डेमोक्रेसी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो भी सही चीज़ है उसको सर्कुलेट करे। ठीक है, विदाउट डिस्टॉर्शन। अब आप बात करते हैं जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द अबव पैसेज। रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। हाँ, ये तो है ही, ये तो कह ही रहा है ये। अभी आगे का देखते हैं। फेक न्यूज सीम इनहेरेंट इन लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम। ये तो ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि सच हमेशा बाहर आ जाए किसी भी तरीके से। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं हुई है इसमें। इरेस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल इन आइडियल डेमोक्रेसी। ऐसी भी कहीं बात नहीं हुई है, तो इसका आंसर 1 है, सीधा सीधा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा आसान था। पैसेज नंबर 5, evolution has endowed caterpillar that feed on corn with a unique ability। ठीक है, एवोल्यूशन ने ना जो कैटरपिलर है जो कॉर्न पे फीड करता है उसको एक यूनिक एबिलिटी दी है, दैट दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ ए डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट। ठीक है, ये प्लांट को दे कैन इंड्यूस द प्लांट, ये ना मतलब प्लांट को ऐसे कर सकते हैं कि वो जो डिफेंस दिखाता है अपना इंसेक्ट की तरफ, वो खत्म हो जाए। ठीक है, डिफेंस प्रेडेटर। दिस हेल्प्स कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। ठीक है, ये कैटरपिलर को हेल्प करता है जब उसने वो जो प्लांट का खुद का मैकेनिज्म होगा अपने अंदर कि जो कोई भी इंसेक्ट उसको आके खाने की कोशिश करे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो कैटरपिलर जब उस प्लांट पे जाता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे कुछ चीजें इंड्यूस कर देता होगा जिससे वो डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाए। इससे कैटरपिलर को हेल्प मिलती है ज्यादा खाने की और बढ़ने की। द एजेंट दैट कॉजेज दिस इफेक्ट इज द कैटरपिलर फेसिस ऑफ फ्रेज। जिस एजेंट की वजह से ये आता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मतलब नलीफाई हो जाता है, वो कैटरपिलर की फेसिस ऑफ फ्रेस में होता है। The find could throw new light on compound associated with plant response to pathogen like fungi और bacteria। ये फाइंड मतलब ये जो फाइंडिंग है ये हमें नई लाइट दे सकती है कि कैसे जो है प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं फंगाई और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फीड एंड प्लांटेशन। ऐसा तो कहीं नहीं कहा।
या इसमें दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। अभी देखते हैं। द फाइंडिंग्स कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड, हाँ इसमें कर सकता है। द कैटरपिलर कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर्स ऑफ अदर प्लांट पेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस फाइंडिंग कैन, ये दोनों में से कुछ हो सकता है। द फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, नहीं एंटी माइक्रोबियल के बारे में नहीं, ये इंसेक्ट के बारे में ही बात करी गई है बेसिकली तो यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको काटो अभी। फाइंडिंग कैन हेल्प, वैसे इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर वी थिंक कि दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड। ये एक तरीके का पेस्टिसाइड बन सकता है जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, मतलब प्रिवेंशन के उसमें यूज कर सकता है कैटरपिलर के, उसको स्टडी करके। तो आपका इसका आंसर सी होगा। सो विद दिस वी आर डन विद रिवीजन टेस्ट 1। इसमें सभी क्वेश्चंस वो टॉपिक्स वो लिए गए हैं जो यूपीएससी ज्यादा वेटेज देता है जिनके ऊपर। अगले टेस्ट में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। सो विद दिस वी वुड लाइक टू एंड दिस ओवर हियर। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब कल आपको और 20 क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग।